कल हमने सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस को डिस्कस करना शुरू किया था। उसमें हमने कंपटीशन डिस्कस कर लिया था। कन्फ्लिक्ट वी वर डिस्कसिंग कि कन्फ्लिक्ट क्या है। कन्फ्लिक्ट तजाद होता है, ठीक है, जब दो मुख्तलिफ आइडियाज, दो मुख्तलिफ ओपिनियंस आपस में एक दूसरे के खिलाफ आते हैं और एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। Differences of opinion lead to the conflict. Usually this is deliberate opposition के जानबूझकर आप अपने अपोजिशन को सेलेक्ट करते हैं, आप अपने अपोजिशन के साथ एवरी नाउ एंड देन कंटेंट करते हैं और उसको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ईदर दैट इज फिजिकल हार्म, दैट इज मेंटल हार्म, दैट इज इकोनॉमिकल हार्म और एनी काइंड ऑफ हार्म। तो कंपटीशन में जो है ना, ये नहीं होता। जैसे ही हम आगे जाएंगे कंपैरिजन में, दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन का जो कंपैरिजन करेंगे, वहां पर चीजें मजीद क्लियर हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट में दोनों पार्टीज ये ऐसे है जैसे दो कौमें हैं, दो आर्मीज है और वो आपस में लड़ रही हैं। तो दोनों क्या करते हैं, कुछ किसी खास मकसद के लिए एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को स्टॉप कर रहे होते हैं और पावर शो अपना दिखा रहे होते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो हमारे माशरे में भी क्या होता है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कंफ्लिक्ट एवरी नाउ एंड देन चल रहा होता है। और कीपिंग ऑल दोज कंफ्लिक्ट इन माइंड हमारी सोसाइटी जो है ना मूव करती है। देयर फॉर कार्ल मार्क्स की जुबान में, कार्ल मार्क्स से कंफ्लिक्ट या उस वो उसके इंटरप्रिटेशन में देखें तो वो हम कहते हैं सोशल चेंज इज द इंजन ऑफ सोसाइटी। कि जब तक आपके माशरे में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक आपके माशरे में कोई सोशल चेंज नहीं आएगा, तब तक आपके माशरे में कोई तरक्की नहीं होगी। तो कन्फ्लिक्ट इज द इंजन ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स कन्फ्लिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर यहाँ तक हम देखते हैं कि जितनी भी आज तक हमारे पास जितनी भी सल्तनतें आई, जितनी भी ताकतें आई, जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास जो है ना हुकूमतें आई, तो वो सारे क्या करते हैं, वो सब तमाम एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट में रहे हैं और कंफ्लिक्ट के बाद ही वो आगे जाकर सक्सीड कर पाए हैं, ठीक है। तो किस किस चीजों पर कंफ्लिक्ट हो सकता है, पावर के लिए कंफ्लिक्ट हो सकता है, ताकत के लिए, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कंफ्लिक्ट में रहते हैं, ठीक है। कैन यू पीपल हेयर मी क्लियरली नाउ? Gazan, Gazan, can you listen me? Or others, please drop me message if you can listen me. Okay, so there might be problem at Ghazan's part. Okay, so we have got objects of conflict, ठीक है। पावर के लिए भी हो सकता है, स्टेटस के लिए भी हो सकता है और प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। हम आसपास जितनी भी जंगें देखते हैं, चाहे वो खानदानी जंगें होती हैं, चाहे वो आम लोगों की आपस में जंगें होती हैं, तो वो पावर के लिए होती हैं, इख्तियारात के लिए भी हो सकते हैं, वो किसी स्टेटस को हासिल करने के लिए भी हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकते हैं। अच्छा, फील्ड्स में हम तमाम फील्ड्स, हमारी दुनिया की कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा, पार्टीज आपस में compete करती हैं, उनके दरमियान जो है ना पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए उनके दरमियान कंट्राडिक्शन होती है, ठीक है, फॉर पावर एंड फॉर अथॉरिटी। ओके, सो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल एरियाज में भी कन्फ्लिक्ट होती हैं, सोशल एरियाज में भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई दो जो है ना दुकानदार होते हैं, वो तमाम आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं, मार्केट में उनका कंपटीशन होता है और कंपटीशन की वजह से वो अक्सर कन्फ्लिक्ट का शिकार भी हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फील्ड में भी, इकोनॉमिक फील्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, हम कंफ्लिक्ट देखने को हमें मिलती है। इसी तरह रिलीजियस उसमें भी कंफ्लिक्ट देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम अगर कंसेप्ट को देखें, हम पॉलिथिज्म के कंसेप्ट को देखें, ठीक है। पॉलिथिज्म इज ऑलवेज इन कंफ्लिक्ट विद मोनोथिज्म, ठीक है।
पॉलिथिज्म क्या है, हमेशा कंफ्लिक्ट में होता है। मोनोथिज्म इसी तरह, मोनोथिज्म इज ऑलवेज इन कंसेप्ट, इज ऑलवेज इन कंफ्लिक्ट विद एथीज्म, ठीक है, कि कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज में हमारी कंफ्लिक्ट और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते रहते हैं, डिफरेंसेस ऑफ जो है ना हमारी अपोजिशन होती है, इसमें हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं शिया सुन्नी फसादात है, सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो तमाम किस वजह से होता है, वो तमाम इसी कंफ्लिक्ट की वजह से होता है। एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। ज्यादातर किन चीजों के लिए कंफ्लिक्ट रखा जाता है, लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वुमेन के लिए और मनी के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर क्योंकि यही एलिमेंट्स होते हैं, यही चीजें इंसान की जिंदगी के, हम इंसान की जिंदगी में तीनों चीजों के इर्द गिर्द घूम रही होती है। Therefore, conflict is mostly found for land। जैसे हमारे पश्तून बलोच फैमिलीज में ज्यादातर हम देखते हैं तो वो लैंड्स की एक्विजिशन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए आपस में वो इंटर ट्राइबल फ्यूड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वुमेन के लिए भी, जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी जंगें हमने देखी कि वो वुमेन के लिए लड़ रहे होते हैं, वो लोग दुनिया को फतह भी कर देते हैं, मुख्तलिफ जगहों की फतवात हासिल करते हैं, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी सल्तनतें जो है ना टुकरा भी देते हैं वुमेन के लिए। इसी तरह मनी के लिए आजकल हम देखते हैं कि आजकल तो ऑफिस में लोगों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या कंफ्लिक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ पर्सनल एनिमिटी किस वजह से है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जंग की सूरत में भी हो सकता है, वॉर्स की सूरत में भी हो सकता है, जैसे वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। इसी तरह हमारे पास कोल्ड वॉर, इसी तरह हमारे पास और जो यूरोपियन हमारे पास जो वॉर्स आई, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास एक वॉर कंफ्लिक्ट की किस्म है। क्लास कंफ्लिक्ट हो सकती है, जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास या हायर क्लास, ये लोग आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। कार्ल मार्क्स की जुबान में प्रोलेटरिएट और बोर्जवाज जो होते हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं, वो आपस में कंफ्लिक्ट में होते हैं, रेशियल कंफ्लिक्ट होते हैं जुबान की बुनियाद पर, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड देन विद दिस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आर आल्सो सीन, ठीक है, जैसे सेक्टेरियन डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। पीपल आर अनेबल टू ओबे एंड एक्सेप्ट द आइडियोलॉजीज ऑफ अदर्स। So therefore they are constantly in religious conflicts, ठीक है। political conflicts are there, inter और intra community conflicts are there। तो ये तमाम conflicts किसमें, conflicts exist everywhere in different forms and different structures। अभी कन्फ्लिक्ट के बहुत सारे फवायद भी हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि कन्फ्लिक्ट हमेशा नुकसानदेह होता है, इट इज वेरी इसेंशियल फॉर एडवांसमेंट। जब तक जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि कन्फ्लिक्ट इज द इंजन ऑफ सोसाइटी, तो वो यही कहता है कि सोसाइटी को हमेशा जब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाना होता है, और अगर हमेशा उसकी एक बात है, वो जब दास कैपिटल में जिक्र करता है, वो कहता है कि आफ्टर एवरी कंफ्लिक्ट अ बेटर एंड refined society is seen। वो क्या कहता है कि हर बार जिस इलाके में भी कंफ्लिक्ट हुआ है, जिन लोगों में भी कंफ्लिक्ट हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ है, जो भी सोसाइटी देखने में आई है वो पहले वाले सोसाइटी से बेहतर रही है, उससे अच्छी रही है, और उसमें उन्होंने अपनी तमाम तर जरूरियात को अच्छी तरीके से एड्रेस किया है, ठीक है। इसी तरीके से जब कंफ्लिक्ट होता है, कंफ्लिक्ट आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर जब कंफ्लिक्ट होता है, कंफ्लिक्ट के बाद उनमें आपस में कॉपरेशन बन जाता है। वहां पर कंफ्लिक्ट में ये होता है कि जब एक शख्स जीत जाता है और एक शख्स हार जाता है, तो दूसरा शख्स अपनी सबऑर्डिनेशन को, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेता है, और एज अ रिजल्ट आपस में कॉपरेशन को प्रोमोट करते हैं। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, ठीक है, कि सोसाइटी और स्ट्रक्चरल तौर पे मजबूत हो जाती है, सोसाइटी और प्रोडक्टिव हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑलमोस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम सेटल डाउन हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ conflict। I hope the conflict is clear to everybody। If you have any question in the conflict, please drop in your question in the chat box, otherwise we shall go ahead। Clear to everybody, please drop me yes।
नहीं देखिए, कन्फ्लिक्ट डिपेंड्स कि कन्फ्लिक्ट कितने ड्यूरेशन तक चलता है। फिर जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया का कन्फ्लिक्ट है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगा तब तक जो है ना इसका कोई डिसीजन नहीं आ सकता। जैसे हम वर्ल्ड वॉर वन देखते हैं, 1915 से 19 जो है ना 19 तक वो हुआ, तो उसमें हमने देखा कि भाई जो जीत गए उन्होंने अलायंस बना लिया, जो हार गए वो सबऑर्डिनेट हो गए। इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू में हम देखते हैं 39 से 45 तक हुआ, तो उसके बाद सबऑर्डिनेट और सुपीरियर और इंफीरियर पावर्स नजर में आ गए। तो कन्फ्लिक्ट का ड्यूरेशन होता है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो जाते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया का कन्फ्लिक्ट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल इट डाउन। जिस दिन इन दोनों के बीच में सही लड़ाई होगी, सही कन्फ्लिक्ट होगा, तो इनमें से एक सबऑर्डिनेट आ जाएगा और एक रूलिंग करने लग जाएगा, अगर उस किस्म का कन्फ्लिक्ट रहा। ठीक है, सो कन्फ्लिक्ट डिपेंड्स, कन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कन्फ्लिक्ट ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, कन्फ्लिक्ट उनकी जो कमोडिटीज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो उनके बुनियाद पर जो है ना कन्फ्लिक्ट सेटल डाउन होते हैं। आई होप कन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिलीजियस पार्टीज, जैसे अभी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, एसिमिलेशन में, अमलगमेशन में, डिफ्यूजन में। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके सामने पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का हम रेजोल्यूशन देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दोनों के कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन मौजूद है, हमेशा एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या कर दिया, उस कन्फ्लिक्ट को कूल डाउन करके आज वो एक अलायंस में आ गए। तो दिस इज व्हाट basically the cooperation or the positive change. I hope Ferry now it's clear to you. Okay, now we shall move towards differences between competition and conflict. ये differences बहुत important है, क्योंकि जब आप comparative analysis करते हैं तो आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, competition क्या है? Competition is a continuous process. It is unending, मतलब इंसान हर वक्त अपने माशरे के साथ, अपने आसपास अपने लोगों के साथ, अपने आइडियाज के साथ, इंटरनली एक्सटर्नली वो कंपटीशन में मौजूद रहता है। लेकिन कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट किसी पॉइंट पे आकर खत्म हो जाता है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, उसका एंडिंग पॉइंट भी है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू की, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है और एंडिंग पॉइंट भी मालूम है। लेकिन इंसान कब से अपने माशरे के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है, दैट इज कंटिन्यूअस, बिगिनिंग से लगा रहा, आखिर तक लगा रहा है। ठीक है, कंपटीशन में यूजुअली इट इज इम्पर्सनल, आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं जानते, आप पॉजिटिवली अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, यूजुअली इट इज इम्पर्सनल, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को सामने नहीं रखते, आप उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कन्फ्लिक्ट क्या है? ये पर्सनल होता है, जिसमें आपका अपोजिशन आपको पता होता है, आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं। यू डू नॉट मिस अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू वायलेट देयर लॉज, वायलेट देयर राइट्स। इसी तरीके से कंपटीशन जो होता है वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तौर पे चल रहा होता है। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि आपके जहन में ही मौजूद हो तभी आप कंपटीशन में हो, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। वेयर एज कन्फ्लिक्ट में हमेशा कॉन्शियस लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, आपके जहन में होता है कि इस तरीके से मैं इसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ और इस तरीके से मैं किसी को हार्म कर सकता हूँ। कंपटीशन इज बेसिकली नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट इन द सेंस कि हम क्या करते हैं, हम नुकसान पहुंचा, हम अपने कॉम्पिटिटर को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम उनको हम उनको हर्ट नहीं करते कंपटीशन में। ठीक है, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम लुक्रेटिव पोजीशंस को हासिल कर लेते हैं, हम अच्छी पोजीशंस को हासिल कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट हम उस पोजीशंस पर पहुंचकर हम अपने सबऑर्डिनेट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऑन द अदर हैंड जो कन्फ्लिक्ट होता है, उस कन्फ्लिक्ट में हम क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपने अपोजिशन को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, हम कोई मौका नहीं छोड़ते कि हम उसको नुकसान पहुंचा सके। हम उनको फिजिकली टॉर्चर करते हैं, हम उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, हम उनको इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तमाम चीजें कन्फ्लिक्ट में देखने को मिलती है। एंड देन कंपटीशन जो होता है वो ज्यादातर प्रोडक्टिव होता है और यूजफुल होता है, क्योंकि लोग इससे यूजफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। हर कोई कोशिश करता है कि वो मेहनत करे और अच्छी पोजीशन पर जाकर अपने अपनी लाइफस्टाइल को या अपने फैमिली के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो कंपटीशन का ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो काफी प्रोडक्टिव होता है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जो लोग अगर पीछे रह जाते हैं उनको भी कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होता है, बेशक वो फेलियर होते हैं लेकिन वो अपने फेलियर से चीजों को सीख रहे होते हैं। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट होता है वो इन सम सेंस थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव होता है, लेकिन ओवरऑल वो बहुत नॉन प्रोडक्टिव होता है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक किया इंडिया पे,
इंडिया ने न्यूक्लियर अटैक किया पाकिस्तान पे, कुछ पाकिस्तान की कैजुअलिटीज हुई, कुछ इंडिया की कैजुअलिटीज हुई, बीच में जो है ना थर्ड पार्टी ने आकर फायदा उठा लिया, ठीक है। तो हुआ तो दोनों साइड का कुछ ना कुछ नुकसान ही। तो कन्फ्लिक्ट का ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो ये ओवरऑल हमारे माशरे में बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है, और ये नॉन प्रोडक्टिव होता है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रक्टिव। इसके सामने आप डिस्ट्रक्टिव भी लिख लें, क्योंकि इसमें क्या होता है, दूसरों का नुकसान होता है, ठीक है। कंपटीशन में दूसरों के रिस्पेक्ट और डिग्निटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उनको क्योंकि इसके सेट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। उस सेट पैटर्न्स को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, हम दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, हम कोई रूल्स की वॉयलेशन नहीं करते, हम एक दूसरे को इंकरेज करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट और ऑनर देते रहते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट में इस तरह का कुछ नहीं है। कन्फ्लिक्ट में हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, एक दूसरे के आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, ना उनके बच्चों को छोड़ते हैं, ना उनकी बच्चियों को छोड़ते हैं, नाम उनके वुमेन को छोड़ते हैं, नाम उनके एजेड को छोड़ते हैं, हमारे सामने जो भी आता है हम उनका सर कलम कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारा नुकसान अपने अपोजिशन को हम देते हैं। एंड देन कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन हमें हार्ड वर्क की तरफ इंकरेज करता है, पॉजिटिविटी की तरफ इंकरेज करता है, ठीक है, ताकि लोग क्या कर सकें, लोग ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क की तरफ जाकर, मेहनत की तरफ जाकर उन लुक्रेटिव पोजीशंस को, उन वेल डिजर्व पोजीशंस को हासिल कर सके। लेकिन कन्फ्लिक्ट में हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती, रादर वो फिजिकल एक्टिविटीज को, वो एम्यूनेशन को, वो आर्म्स को जो है ना बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो है ना उसके जरिए से वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को, वो अपनी आर्मी को इंप्रूव कर सके और उसके जरिए से वो अपनी सुपीरियरिटी को शो कर सके, ठीक है। कंपटीशन जैसे मैंने आपको कहा कि ये काफी प्रोडक्टिव होता है। Here rules and regulations are defined enough, ठीक है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड होते हैं, इस वजह से ये प्रिंसिपल्स पर या कानून पर रहते हुए काम करता है, इसका हर एक चीज का मैकेनिज्म होता है। ऑन द अदर हैंड कंफ्लिक्ट में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। जिस तरह वो नहीं कहते कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वही चीज हो जाता है कि कन्फ्लिक्ट की बात जब आ जाती है तो यहाँ पर फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को खातिर खास सामने नहीं रखा जाता। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन एनी ऑफ इट, conflict or competition, you may ask me right now. Over to you. Okay, so कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉपरेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि कॉपरेशन क्या है, कॉपरेशन किस तरीके से हमारे आसपास होती है और कॉपरेशन के फवायद क्या है। देखिए, हमने कहा कि दो चीज़ हमारे पास इस तरह है कि हमें फायदा पहुंचाती है, ठीक है। एक हमने कहा कि कंपटीशन, कंपटीशन भी हमें फायदा पहुंचाता है, और इसी तरीके से कन्फ्लिक्ट भी हमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। वेयर एज कॉपरेशन, देखिए, वो आपस में दो लोग आपस में या दो पार्टीज आपस में कांस्टेंट अपोजिशन में लगे रहते हैं। लेकिन कॉपरेशन में बिगिनिंग से ही कॉपरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, आगे जाकर हम उसको डिस्कस करेंगे। कॉपरेशन क्या होता है, इट प्रोमोट्स सोशल इंटीग्रेशन। कॉपरेशन जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से ज्यादा लोग या दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स जब वो आपस में कॉपरेट करते हैं तो उनके दरमियान इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाता है, उनके दरमियान ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उनके दरमियान सोलिडेरिटी प्रमोट होती है, ठीक है। तो कॉपरेशन इज समथिंग दैट ब्रिंग्स द पीपल टुगेदर। Cooperation is something that eliminates the differences of opinions, that eliminates the competition, that eliminates the conflict, and brings the people together and removes all the divisiveness among themselves, ठीक है। It improves the social life, और जितनी ज्यादा कॉपरेशन जिस माशरे में होती है, जिस फैमिली में होती है, जिस लाइफस्टाइल में, जिस कम्युनिटी में होती है,
उतनी ज्यादा इम्प्रूव उनमें क्या होती है, सोशल लाइफ मौजूद होती है। ठीक है, जितने ज्यादा अच्छी कॉपरेशन होगी उतना ज्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल कॉपरेशन हम देखते हैं, डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान कॉपरेशन चल रही होती है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कॉपरेशन चल रही होती है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान कॉपरेशन चल रही होती है। इट मीन्स एवरी नाउ एंड देन वी आर इन कॉन्स्टेंट कॉपरेशन विद ईच अदर, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। उस ताउन के नतीजे में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फायदा पहुंचाने के साथ साथ हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट, कोई भी इस तरह का इशू जिसमें हमारा माशरा जो है ना वो नुकसान उठा सकता है। ठीक है, उन तमाम चीजों को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और सोशल प्रोसेसेस में सबसे बेहतरीन प्रोसेस इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी दूसरे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। ठीक है, सो देयर फॉर इट इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट सोशल प्रोसेसेस। इट मोटिवेट्स एंड डिजायर्स मे बी डिफरेंस, मोटिव्स एंड कॉपरेशन का हर किसी में, हर किसी लोगों में या हर ग्रुप में मोटिव कॉपरेशन जो होती है उसके पीछे मुख्तलिफ किस्म के मोटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ, फॉर एग्जांपल हमारे दरमियान कॉपरेशन चल रही है, तो आप मुझे फी पे कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर को आप फी पे कर रहे होते हैं, इसी तरीके से वो आपकी जरूरत को पूरा करता है। इसी तरह कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में भी मोटिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह फादर अपने बच्चे के साथ कॉपरेशन करता है तो उसके डिजायर्स और उसके मोटिव्स मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की मदद करता है, ठीक है, तो उसके दरमियान में भी क्या होते हैं, मोटिव्स मुख्तलिफ होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम एक दूसरे के लॉयल बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ पीस लविंग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें इसकी वजह से हमारे दरमियान में जो भी हैट्रेड होता है, नफरत होती है, जो भी तकसीम होती है, जो भी दर्जाबंदी होती है, या जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस में देखिए, डेफिनेशंस में इन्हीं चीजों को डिफाइन किया गया है कि अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर पर्संस वर्क टुगेदर टू गेन कॉमन एम्स। कॉपरेशन क्या है, कॉपरेशन में हम क्या करते हैं, हम कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम अपने कॉमन एम्स को हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होते हैं, हम अपने कॉमन एम्स को जस्टिफाई करते हैं। कॉमन एंड्स को हासिल करने के लिए हम अपने तमाम डिफरेंसेस को भूल जाते हैं। ये ऐसे है जैसे एक ऑफिस में, जैसे हमने ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर कहता है कि ये एक लीगलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ स्टेटसेस होते हैं, डिसेंट्रलाइज टाइप ऑफ पावर होती है। अभी वो क्या करते हैं, नायब कासिद से लेकर सेक्रेटरी तक वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, ताकि वो किसी भी काम को सरअंजाम दे सके। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो कॉपरेशन है ये माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक मूव ऑन कर रहा होता है। नायब कासिद होता है वो आपका टेबल साफ करता है, वो आपके लिए चाय बनाता है, वो आपको जो है ना आपके फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और दूसरी तरफ जो है ना आपके जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके नोटिंग ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, लेटर्स बना रहे होते हैं, पॉलिसीज बना रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये एक कॉपरेशन की एक किस्म है। फेयरचाइल्ड कहता है कि अ प्रोसेस वेयर ग्रुप कंबाइंस देयर एफर्ट्स इन लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो ग्रुप होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को, कॉमन गोल को हासिल कर सके। ठीक है, so this was overall the introduction to cooperation. If it is clear, please drop me yes. ओके, कॉपरेशन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ठीक है, सबसे पहले इनफॉर्मल कॉपरेशन में हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कॉपरेशन, मतलब यहाँ पर कोई लिख पढ़ नहीं होती। याद रखिए, जब भी नॉन फॉर्मल का या इनफॉर्मल का, बताता हूँ शाह हुसैन, बताता हूँ। ठीक है, मे बी इन दिस सेशन और इन द नेक्स्ट सेशन।
तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात ये है कि इनफॉर्मल कॉपरेशन में कोई रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, इनफॉर्मली एक दूसरे की सारी मदद कर रहे होते हैं। ये ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हम दफ्तरों में बैठे हुए थे, कोई चीज जो है ना हमारे दरमियान दिक्कत पड़त नहीं होती, लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपकी मदद कर रहा होता हूँ, आप मेरी मदद कर रहे होते हैं। सो देयर इज नो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंटरेस्ट इज ओनली टू हेल्प अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें, जैसे अब्दुल सत्तार एबी थे, वो कॉपरेट कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से हम चीपा वालों को देखते हैं, या बहुत सारे ऐसे इदारे सैलानी ट्रस्ट को देखते हैं, या इस तरह के हमारे डोनेशन जो कर रहे होते हैं एनजीओ और आई एनजीओ जो होते हैं, वो तमाम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये इनफॉर्मल कॉपरेशन होती है। फॉर्मल कॉपरेशन क्या है कि प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, मतलब मैं एक दूसरे के साथ कॉपरेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हर कोई अपने एक दूसरे के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए से अटैच्ड होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इट इज नीड बेस्ड सच एज टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और ये जरूरत की बुनियाद पर होते हैं। मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ती है तब ये कॉपरेशन देखने को मिलती है, और जैसे ही वो कॉपरेशन फेड आउट हो जाती है या वो जरूरत फेड आउट हो जाती है, तो ये भी फेड आउट साथ में हो सकते हैं। Direct or indirect cooperation, from name it's clear, two or more individuals jointly helping and doing any task, वर्क इज डन एफिशिएंटली। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कॉपरेशन ये कि जब दो लोग आपस में फेस टू फेस होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक काम करते हैं मिलकर। जैसे फॉर एग्जांपल हम मास्टर्स का थीसिस करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई नोट्स मेकिंग करते हैं, कोई क्लासेस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे कंबाइंड स्टडी करेंगे, तो ये डायरेक्ट कॉपरेशन है। और इनडायरेक्ट कॉपरेशन क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कॉपरेट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क फॉर अचीविंग द सेम ऑब्जेक्ट। देखिए हम सबका मकसद क्या है, हम सबका मकसद ये कि आपकी कामयाबी हो सके, तो उसके लिए आप भी कोशिश कर रहे होते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा होता हूँ, आपके जो कोलीग्स है वो भी आपके साथ मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट कॉपरेशन है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट कॉपरेशन में ये नहीं कि सिर्फ मैं और आप स्टडी के प्रोसेस में लगे हुए तो हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। आपके खाना पकाने के वक्त आपकी सिस्टर जाकर आपके लिए खाना पकाती है, ठीक है। आपके हिस्से का काम आपके भाई करते हैं, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट कॉपरेशन है। ताकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हिस्से का काम मेरा छोटा भाई कर रहा होगा, ठीक है। क्या है, वो मेरे साथ कॉपरेट कर रहा है। लेकिन मकसद क्या होता है, मकसद यही होता है कि यार इजाज एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सके, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज लेबर कॉर्पोरेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। मिसाल के तौर पर ये ले लें कि चाइना है, एक मुल्क है जहां पर आपके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। वो स्पेयर पार्ट्स आपके पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान में कंपनीज में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो उसको परचेज करते हैं और एवरी नाउ एंड देन